स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। देश भर में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। 10वीं में 93.12 और +2 में 87.33% रिजल्ट। 10वीं में 94.25 और 12वीं में 90.68% लड़कियों ने मारी बाजी। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप का शुभारंभ। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने किया समर कैंप का उद्घाटन। 12 मई से 30 मई तक चलने वाले समर कैंप में 3000 बच्चे करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। समर कैंप में 22 तरह के खेलों का होगा आयोजन। टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मी का पीछा कर बदमाशों ने मारी गोली। TMH में चल रही चिकित्सा, हालत गंभीर। ASP पहुंचे घटनास्थल पर, एक जिंदा कारतूस व खोखा बरामद। जांच में जुटी पुलिस। आइए बात करते हैं शुक्रवार को जारी किए गए CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड का शुक्रवार को रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 93.12% और 87.33% विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। विद्यार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स result.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर विजिट कर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बताते चले कि जारी रिजल्ट में 10वीं बोर्ड परीक्षा में जहां 93.12% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं, तो वहीं 12वीं की परीक्षा में कुल 87.33% विद्यार्थी पास हुए हैं। 10वीं में जहां लड़कियों की सफलता का कुल प्रतिशत 94.25% रहा है, तो वहीं 12वीं में लड़कियों ने 90.68% कामयाबी हासिल की। जहां तक लड़कों की बात है तो 10वीं में लड़कों की सफलता का प्रतिशत 92.27 रहा है, जबकि 12वीं में 84.67% लड़कों ने सफलता हासिल की है। वहीं जहां तक 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की बात है तो यह पिछले 5 वर्ष से 5% कम है। देश भर में त्रिवेंद्रम जोन ने 12वीं में बेहतरीन रिजल्ट दिया है। इस जोन ने 99.91% के साथ सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि 10वीं बोर्ड में 2.02%, 12वीं में छात्राओं का रिजल्ट छात्रों से 6% बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारे आशा के अनुरूप है, बच्चों ने अच्छा किया है, क्योंकि इस बैच के लिए को लेके हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी 10th के टाइम पे भी कोविड में थे, घर पर रख के पढ़े थे, तो उनको लाइन पे लाना, पढ़ा पाना, दिन भर स्कूल में बिठा पाना अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन बच्चों ने अच्छा किया है, रिजल्ट अच्छा। आज 12वीं का निकला है, हम लोग अभी 12वीं का देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस नहीं हुआ है, तब तक 10वीं का भी निकल गया है, तो हम लोग अभी 10वीं का देख रहे हैं। आइए बात करते हैं टाटा स्टील द्वारा आयोजित किए जा रहे समर कैंप की। टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की ओर से JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समर कैंप का उद्घाटन शुक्रवार को टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने किया। इस अवसर पर टाटा स्टील स्पोर्ट्स के हेड हेमंत गुप्ता ने बताया कि टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग द्वारा 12 मई से 30 मई तक बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 बच्चों ने अपना निबंधन कराया है। समर कैंप में 22 अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, हैंडबॉल सहित कई फन गेम्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा TGS, कॉलोनी घमर या यूनाइटेड क्लब, TFA और डिमना में खेलों का आयोजन किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि समर कैंप के दौरान खेलों का आयोजन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक होगा। रविवार को छुट्टी होगी। वहीं वाटर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्लॉट बनाए गए हैं। वहीं बैडमिंटन के लिए शाम के समय में बच्चों को बुलाया जाएगा। इस संबंध में बच्चों को उनके स्लॉट के संबंध में जानकारी दी गई है। गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष शहरवासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसको देखते हुए समर कैंप में निबंधन के लिए डेट बढ़ाकर 13 मई किया गया है। वहीं चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की ये पहल बहुत अच्छी है। ये समर कैंप बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस बार JRD स्पोर्ट्स के अलावा अन्य स्थानों पर भी खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनिशिएटिव रहे स्पोर्ट्स का, इट इज नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, इट्स आल्सो अबाउट मेंटल फिटनेस
एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोचेज़ के साथ मिल के यूनियन मैनेजमेंट ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे खुशी है कि पेंडेमिक के कारण हम लोग वर्चुअल कर रहे थे और लास्ट ईयर कुछ स्टार्टिंग में पिकअप हुआ और कुछ लास्ट ईयर भी 2,000-2,500 बच्चे रजिस्टर्ड थे, इस बार 3,000 से ऊपर हैं। और इस बार हम लोगों ने कुछ प्लान ऐसे किया है कि सब कुछ JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ना हो। कुछ जैसे आपने सुना हेमंत गुप्ता बता रहे थे कि MTHA जो हॉकी अकेडमी वहाँ भी होगा, PGS कॉलोनी में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और कुछ क्लब्स के साथ भी जुम्बा वगैरह कनेक्ट किया है। तो आई थिंक ये बहुत होलसम समर कैंप का प्लान है और सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ अपना काम ठीक से करें और सब लोग मिल के इसको एंजॉय करें, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो कुछ इनिशिएटिव्स भी लें और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। स्टिल समर कैंप आज 12 में से इसका स्टार्ट हुआ है। जो आज का ओपनिंग है हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री चाणक्य चौधरी जी ने किया है, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील, उनके द्वारा इसका ओपनिंग हुआ है। और इसमें मोर देन 3,000 बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगले 2 दिन के लिए और खुले हुए हैं, तो हमें और भी बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। एंड खास करके कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस है एंड सभी डिसिप्लिन्स में हमें रिस्पांस मिला है। तो देर आर 22 डिसिप्लिन्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, कराटे, हैंडबॉल, चेस, ऐसे 22 डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पर। एंड इसका जो मोस्टली टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा, एक्सेप्ट स्विमिंग एंड बैडमिंटन, क्योंकि स्विमिंग में मल्टीपल स्लॉट्स बनाए हैं तो उसमें सुबह भी होगा, शाम को भी होगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनको बता दिया गया है कि किस किस स्लॉट में उनको आना है। बैडमिंटन में भी उनको बता दिया गया है। एंड जो ये समर कैंप है 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 12 मई से 30 मई तक चलेगा। मंडे टू सैटरडे रोज़ जिसकी क्लासेस होंगी, संडे को ऑफ रहेगा। और इस बार हमारा समर कैंप JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा हमारा जो TGS है, TGS कॉलोनी, वहाँ गमरिया में भी हो रहा है। हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स है डिमना में, वहाँ पर भी हो रहा है। एंड यूनाइटेड क्लब में एक्वा जुम्बा भी हो रहा है। तो बहुत सारा फ़न स्पोर्ट्स भी है, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो आई होप कि सभी को इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। एंड सबसे पहले हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि जमशेदपुर के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका, जिन लोगों ने हम लोगों पर ट्रस्ट शो किया है, सारे बच्चों का और पेरेंट्स का। तो लुक फॉरवर्ड टू। आइए बात करते हैं टाटा स्टील सुरक्षा विभाग में कार्यरत ASI को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने की। सांची थाना अंतर्गत कोट रोड में अपराधियों ने कदमा फार्मेरिया निवासी और टाटा स्टील सुरक्षा विभाग में ASI B धनंजय को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। धनंजय के बाईं ओर कमर में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जाती है। वहीं TMH पहुंचे ASP सुमित अग्रवाल ने इलाजरत धनंजय का बयान लिया है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। इधर सूचना पाकर परिजन भी TMH पहुंचे और धनंजय का हाल चाल जाना। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पे पहुंची SSP सुमित अग्रवाल, विष्णुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार और सांची थाना प्रभारी दीपक TMH पहुंचे और धनंजय से घटना की जानकारी ली। धनंजय टाटा स्टील में ASI के पद पे तैनात है। जख्मी धनंजय ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को उसकी छुट्टी रहती है। शाम 6:30 पर वह अपने सहकर्मी पंकज दुबे के घर गया था। पंकज मानगो के कुंवर बस्ती में रहता है। रात 9:30 पर पंकज के घर से निकलने पर वह अपने घर की ओर चला था। रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 युवक रेस ड्राइविंग कर रहे थे। इस दौरान धनंजय की उन युवकों से बहस हुई थी। कोट रोड में अपराधियों ने धनंजय का पीछा किया और उसे रोककर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए, जिसकी जानकारी धनंजय ने अपने साथी पंकज को दी और स्वयं TMH पहुंच गया। जिनको गोली लगी है उनका नाम B धनंजय है, उम्र 40 वर्ष है और वो टाटा स्टील में सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो उनसे पूछताछ किया गया। तो जो गोली लगी है बेसिकली ये रोड रेज केस है। ये मानगो साइड से आ रहे थे। तो 3 लड़के थे जो आपको बुलेट में ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, जैसा इन्होंने बताया। तो इनकी कुछ बातचीत हुई होगी कि तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो, इसी में वो बुरा मान गए होंगे या आवेश में आ गए होंगे। तो फिर इनको वहाँ से बातचीत हुई, फिर वो आगे ख़त्म हो गई। फिर वो 3 लड़के इनको ओवरटेक करके रोके हैं और फिर बातचीत हुई है और उस समय वो 3 में से कोई एक निकल के इनको गोली मारा है। एक ही गोली लगी है। वो तो घटनास्थल पे जो बरामद है वो हम लोग कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। अभी एक खोखा बरामद हुआ है। अभी वो स्टेबल है, डॉक्टर से बातचीत हुई है, स्टेबल है। उनको रिब्स में गोली लगी है, तो अभी कंडीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने वाले अभी तो जानकारी उतना प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, एड्रेस हम लोग लिखे हैं, वो बता दें।
आइए बात करते हैं सोनारी कदमा क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत प्रशासन का चला पीला पंजा सोनारी एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव तक मेन रोड से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई का दबी जबान दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन किसी ने सामने आकर इसका प्रतिकार नहीं किया। बताते चले कि सोनारी एयरपोर्ट के आसपास और मरीन ड्राइव इलाके में रोड किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें लगा ली थी, जिससे सड़कों की चढ़ाई कम हो गई थी और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई की। इस दौरान अवैध तरीके से बनी दुकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। एसडीओ के नेतृत्व में सोनारी मेन रोड में दर्जनों दुकानों को अतिक्रमित जगह से जबरन हटाया गया। अब लोगों को चौड़ी सड़कों के साथ साथ जाम से मुक्ति मिलेगी। अतिक्रमण के हटने से आसपास के लोगों में काफी खुशी थी। उनका कहना है कि रातों रात सड़क किनारे दुकानें बना ली जा रही थी, जिससे रोज जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। आज जो सोनारी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये जन शिकायत के उपरांत उपायुक्त महोदया के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट करवाया गया था जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा, और इस पर विशेष पदाधिकारी के निर्देशानुसार फिर इस पर कार्रवाई की गई है। यहाँ जो दुकान और अतिक्रमण करने वाले लोग जो हैं, जो सड़क पर आ गए थे, उनको अतिक्रमण मुक्त किया गया है। वैसे अतिक्रमणकारी जिन्होंने दुकान बढ़ा लिया या अतिक्रमण किया था सड़क पर, उन पर जुर्माना अधिरोपित भी किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। बिल्कुल अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए। अतिक्रमण से काफ़ी परेशानी होती है, यातायात को भी परेशानी है, लोगों को भी परेशानी है। जो भी व्यक्ति खुद भी अतिक्रमण कर रहा है उसे स्वयं हटाना चाहिए, अतिक्रमण रहना नहीं चाहिए। आपके क्षेत्र में जितना आपको दिया आप उसके बना के रखिए, वो कम नहीं होता है, बहुत होता है। लेकिन लोग रोड, और फिर भी उसके बाद भी जो मेन रोड है, जो शहर का जो सौंदर्यीकरण होता है, उसमें जो अतिक्रमण करते हैं निश्चित तौर पर हटना चाहिए। आइए बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सरयू राय की प्रतिक्रिया की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंत्री जी का अश्लील वायरल वीडियो और अवैध पिस्टल का मामला राजनीति नहीं, यह पूरी तरह असामाजिक और क्राइम का मामला है। इसका सबूत सभी के पास भेज दिया जा चुका है, अब सरकार कार्रवाई करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भड़के विधायक सरयू राय ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि झारखंड में सरकार और विपक्ष एक है। कारण यह है कि जो कोयले की लूट चल रही है उसे देखने वाला कोई नहीं है। सरयू राय ने पिछले दिनों कदमा में हुई हिंसा के मामले में पुलिसिया अत्याचार पर कहा कि बीजेपी केवल खाना पूर्ति कर रही है। जब हिंदू सर्व समिति आगे आई तो सभी की आंख खुली। अब यह समिति राज्य स्तर पर आगामी दिनों में अपना काम करेगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल आए थे और एकाध अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने बयान दिया है कि उनके पार्टी के जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके बारे में कुछ बातें उठी हैं, वे राजनीतिक हैं, ये उन्होंने कहा है। तो मुझको लगा कि मुझे बताना चाहिए कि जिन बातों को प्रेस मीडिया ने, हम लोगों ने भी, आम लोगों ने भी हफ्ता 10 दिन में उठाया है मंत्री जी के बारे में, वे केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक हैं और आपराधिक हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष को समझना चाहिए। आपराधिक इसलिए हैं कि उनके मंत्री ने ही एक FIR दर्ज कराया है कि साहब उनको बदनाम करने के लिए एक वीडियो घूम रहा है, वायरल हो रहा है, तो कौन उनको बदनाम कर रहा है इसकी जांच कराई जाए। तो ये तो मामला आपराधिक है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को इसके बारे में बताना चाहिए कि मंत्री ने खुद ही जो FIR किया है उस FIR की जांच होगी कि नहीं होगी। और इसके साथ ही एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, आज भी मेरा मानना है कि वो परस्पर दो लोगों के बातचीत का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई हेर फेर नहीं है उसमें से। अब कुछ सवाल इसमें उठते हैं कि जब ये वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला खुद आई सामने
कि साहब उस बातचीत में मैं हूँ, मगर मैं ये बातचीत अपने पति से कर रही हूँ, किसी ने उसको साट दिया है बन्ना गुप्ता जी के साथ। उस महिला ने अपना नाम नहीं बताया, उस महिला ने अपना पता नहीं बताया, वो कौन है ये नहीं बताया। तो जब एफआईआर मंत्री जी ने किया है तो सबसे पहले तो उनको गवाह के रूप में महिला को खोजवाना चाहिए, महिला कौन है, कहाँ है। और दूसरी ये गवाह की सुरक्षा का भी सवाल है। पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस को ये बताना होगा कि ये महिला है कौन, ये महिला रहती कहाँ है, इसका परिवार कैसा है और कहाँ है। ये सब बताने का दायित्व माननीय मंत्री जी के ऊपर है। और जो एफआईआर, इस बात को और आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि मैंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, अब उन्होंने क्या किया, जांच का आदेश किया नहीं किया। जांच का आदेश करेंगे तो यहाँ जो आईओ बहाल हैं वो जांच करेंगे और कायदे से जांच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। और ये बिंदु मैं रखना चाहता हूँ कि इस बात को बताना चाहिए माननीय मंत्री जी को, और कितना जो उनका अनुसंधान है, इंक्वायरी है, वो कितना आगे बढ़ी है, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। दूसरा बात मैंने एक उठाया था एक प्रोहिबिटेड पिस्तौल के बारे में, और मैंने जो बात उठाया था वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार के एक पुलिस अधिकारी को एक चिट्ठी भेजा था कि भाई ये जो ब्लॉक पिस्तौल है, चाहे G21 हो, G44 हो, इसका मैन्युफैक्चरर का ही लाइसेंस नहीं है कि वो बना के बाजार में डालेगा। ये उस चिट्ठी में लिखा है, इसने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि कोई लाइसेंसधारी जो आर्म्स रखेगा आर्म्स एक्ट के अनुसार, उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस होना चाहिए तो कैसे, और खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा वो। और इसके ऊपर में मैंडेटरी शब्द है, मतलब ये अनिवार्य है ये चीज़। उसके तीसरे बिंदु पर लिखता है कि उसी से वो खरीदेगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रूफ टेस्ट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन बेचने का लाइसेंस हो। तो ये देखना होगा कि जिससे माननीय मंत्री जी ने पिस्तौल खरीदा है, वह पिस्तौल अगर जिस लाइसेंसधारी से खरीदा गया है उसको लाइसेंस नहीं बेचने का, तो उनका खरीदना भी गलत है। आइए बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट के नए आदेश से बिल्डर एसोसिएशन द्वारा की जा रही प्रतिक्रिया की। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने बिल्डिंग के बेसमेंट के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसका उपयोग पार्किंग के लिए किए जाने का आदेश पारित किया है। साथ ही ऐसे बेसमेंट जिनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें चिन्हित कर सील करने का आदेश भी पारित किया है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश पर पुनः विचार हेतु जमशेदपुर और आदित्यपुर बिल्डर एसोसिएशन ने एक बैठक कर इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जमशेदपुर बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि इसको लेकर 2011 में उच्च न्यायालय ने एक PIL दाखिल किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद पिछले दिनों उस पर फैसला सुनाते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बिल्डिंग के बेसमेंट को पार्किंग के लिए अनिवार्य करते हुए अन्य किसी भी व्यवसायिक कार्य के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। साथ ही कमर्शियल इस्तेमाल किए जा रहे बेसमेंट को चिन्हित कर उसे सील करने के आदेश भी दिए। आदेश की एक प्रति जमशेदपुर अक्षेस को भी दी गई, जिसके आलोक में विभाग ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। इसको लेकर जमशेदपुर बिल्डर एसोसिएशन ने बिष्टपुर के एक होटल में बैठक की, जिसमें आदित्यपुर बिल्डर एसोसिएशन भी शामिल हुआ, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर एसोसिएशन इंटरवेंशन पिटीशन के रूप में उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, ताकि खामियों को दूर करते हुए बिल्डर अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि जो आदेश आए हैं वो आज से 20 वर्ष पूर्व के तहत का है। ऐसे में पुरानी बिल्डिंग में बेसमेंट का निर्माण कराया जाएगा तो बिल्डिंग ध्वस्त होने की स्थिति बन सकती है, जो वर्तमान में संभव नहीं है। 8-9 में जो PIL दर्ज हुआ था, उस PIL के अंतर्गत जो यह बेसमेंट को सील करने की जो एक आदेश JNAC के पास में आया है और जिस पर वह कार्रवाई हो रही है,
इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने यह बैठक बुलाई थी और उस बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जमशेदपुर बिल्डर एसोसिएशन अपने दोनों इकाई, जमशेदपुर इकाई और आदित्यपुर इकाई की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में एक इंटरवेनर पिटीशन के रूप में अपना पक्ष रखने का काम करेंगे और सरकार के पास भी नगर विकास विभाग में भी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे ताकि जमशेदपुर की जो समस्याएं हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, बढ़ते हुए परिवहन व्यवस्था के दबाव को देखते हुए, यहाँ के जनमानस के जो भविष्य को देखते हुए एक उचित निर्णय सरकार के द्वारा भी और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी जनहित में त्वरित गति से लिया जा सकता है। आदेश यह है कि यह कोई नया आदेश नहीं है, 2011 का यह मामला है और उसमें यह आदेश था कि जो भी बेसमेंट को पार्किंग के रूप में जिनका भी कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है उन सब भवनों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उस पर एक नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और उनके इस आदेश के पश्चात हम लोगों ने यह बैठक बुलाई थी जिसमें हम लोगों ने यह तय किया कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने बिल्डर एसोसिएशन और जितने भी अन्य लोग हैं, चाहे वह आम लोग हों, चाहे वह होटल वाले हों, चाहे वह कमर्शियल मॉल संचालक हों, सब लोग अपना एक पक्ष रखेंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग इसका एक जनहित में एक निष्पक्ष निर्णय ले सकें। देखिए, जो भी झारखंड बिल्डिंग बाई लॉज में जो नियम बने हैं वह लगभग आज से 20 वर्ष पहले बने और 20 वर्ष पहले भी जमशेदपुर में भवनों का निर्माण होता था, वह पारित भी होते थे और उन पर काम भी होता था। आज से 20 वर्ष के बाद भी वो होगा। तो कोई भी जो नियम होता है वह तात्कालिक होता है और उसका जो परिनिर्माण किया जाता है वह आने वाले 25-30 वर्षों को शहर के आबादी के हिसाब से उनकी ज़रूरतों के मुताबिक ध्यान में रख करके किया जाता है। और हम लोग यह समझते हैं कि खास करके जमशेदपुर में डाटा लीज क्षेत्र के अंतर्गत में जो भी भूखंड हैं, चूँकि भूखंडों की संख्या सीमित है और आबादी का दबाव ज़्यादा है, परिवहन का भी दबाव ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हाई राइज बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सारी अर्हताओं को पूरा करते हुए जब कोई भी इस निर्माण को करेगा तो भविष्य में आने वाले दिनों में इस तरह की किसी भी समस्या से उनको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। आइए बात करते हैं टाटा स्टील के फाउंडर मेंबर पीएन बोस की 168वीं जयंती की। जमशेद जी नसरवाल जी टाटा साहब के सपनों का शहर बसाने वाले और उनके कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले पीएन बोस की आज 168वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर टाटा स्टील के अधिकारी, टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी सहित टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चले कि जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना पीएन बोस के आग्रह पर ही किया गया था। पीएन बोस ने ही जमशेद जी नसरवाल जी टाटा को इस जगह पर स्टील प्लांट स्थापित करने की सलाह दी थी, क्योंकि यहाँ पानी और मिनरल दोनों है, इसलिए इस इलाके में स्टील प्लांट बैठेगा तो निश्चित तौर पर उसका विकास होगा। जमशेद जी नसरवाल जी टाटा ने पीएन बोस की इस बात को मानते हुए स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। ये पीएन बोस की दूरदर्शिता का ही कमाल था कि टाटा स्टील ने नई ऊंचाइयों को छुआ और आज टाटा स्टील पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। उधर पीएन बोस द्वारा किए गए कार्य को एक दूसरे तक लोगों ने पहुंचाया। ये 168th एनिवर्सरी जो है उसके लिए हम लोग इन्वेस्ट किए हैं श्री प्रथमनाथ बोस, जिनको सब लोग श्री पीएन बोस करके जानते हैं। जैसे हम लोग जिस तरह का आज के दिन यहाँ स्टील प्लांट है, यहाँ का जितना है इसका देन उनको जाता है। उन्होंने ये आइडिया म्यूट किया था थ्रू राजा मयूरभंज की, यहाँ पर खनिज भी है, यहाँ पानी भी है, तो यहाँ स्टील प्लांट लगाने का एक अच्छा जगह है, जिसने जयंत टाटा जी स्वीकार किया और श्री द्रौपदी टाटा जी को भेजे थे, जहाँ उसका फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा यहाँ स्टील प्लांट है। यहाँ ही नहीं, आप देखिएगा जितना ईस्टर्न इंडिया में है, चाहे वो दुर्गापुर स्टील प्लांट लीजिए, आप बोकारो लीजिए या नरोक्ल लीजिए, सब इसके आसपास है, इसलिए कि यहाँ पर उस तरह का खनिज पदार्थ है जिसका खोज जो है श्री पीएन बोस जी ने किया। तो इसलिए हम लोग एंटायर इंडिया टुडे इज इंडेटेड टू हिज वर्क।
एंड नॉट ओनली वो एक जियोलॉजिस्ट है, वो हिस्टोरियन भी है, नेशनलिस्ट भी है और एक एजुकेशनिस्ट भी है। वो एज ए प्रिंसिपल भी रह चुके हैं फेमस जादवपुर यूनिवर्सिटी का, और इनका जो सेवाएं जो इंडिया के लिए दिया गया है वो हमको नहीं लगता कभी हम लोग भूल सकते हैं। आइए बात करते हैं पप्पू सरदार द्वारा मनाए जाने वाले माधुरी के जन्मदिन की तैयारियों की। पप्पू सरदार मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का 56वां जन्मदिन इस बार अनोखे अंदाज में भक्तिमय माहौल में मनाएंगे। बीते मार्च माह में माधुरी दीक्षित की माता का निधन हो गया है, इसलिए पप्पू सरदार ने इस वर्ष माधुरी का जन्मदिन सादगी से मनाए जाने का निर्णय लिया है। पप्पू सरदार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सांची स्थित मनोहर चाट दुकान में 14 मई रविवार की रात और 15 मई सोमवार को दिन भर जन्मदिन का कार्यक्रम होगा। पप्पू सरदार ने बताया कि उनकी बड़ी बहन माधुरी दीक्षित की माताजी स्नेहलता का निधन 12 मार्च को हो गया था, जिस कारण इस साल जन्मदिन का केक नहीं काटा जाएगा। पप्पू सरदार ने आगे बताया कि सोमवार 15 मई की शाम आम लोगों के बीच निःशुल्क चाट का वितरण नहीं किया जाएगा। चाट के बदले प्रसाद स्वरूप पूरी सब्जी का वितरण होगा। इस बार माधुरी दीक्षित के बर्थडे पर हम लोग केक नहीं काटेंगे, क्योंकि 12 मार्च के दिन माताजी का देहांत हो गया रहा। इस वजह से इस बार हम लोग केक नहीं काटेंगे, और जो उस तरीके से हम लोग नाच गाना वगैरह सब करते हैं हर साल बर्थडे में, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने से मन में उचित नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि इस बार पहले उनके माता पिता को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद ही हम लोगों ने आप लोगों से बात करना शुरू किया है, और कोशिश ये है कि इस बार 14 तारीख की रात में जैसे गणपति जी की पूजा होती है, हवन होता है, उसके बाद मायापुर पश्चिम बंगाल से और आपको वृंदावन से कुछ टीम आएगी। सारी टीम आके यहाँ राधे राधे का भजन होगा, उसमें सभी लोगों को शामिल होना है। कम से कम इसी बहाना कोई भी हो, इसी बहाने कम से कम लोगों की जुबान पर राधे राधे तो आएगा। यूँ तो लोग सभी कहते हैं राधे राधे, लेकिन उस वक्त जो कहेंगे राधे राधे वो काफ़ी और अच्छा लगेगा। और सबसे मन में खुशी इस बात की है, जिसका मुझे पता नहीं था, कि 15 तारीख को एकादशी है। जब रात 14 तारीख की रात 12 बजे हम लोग राधे राधे करते रहेंगे, उस वक्त एकादशी का आगमन हो जाएगा। इससे बड़ी बात और एक अच्छा कार्य नहीं हो सकता। इसी से महसूस होता है कि अगर हम लोग नेक और भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान खुद पे खुद साथ जुड़ जाते हैं। वो कहते तुम मुझे एक बार पुकारो, मैं 100 बार तुम्हारे साथ हूँ। तो क्यों ना फिर हम भी कह लें एक बार राधे राधे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।